नमस्कार दोस्तों, जब भी हम शोषण की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आपको उच्च वर्ग के लोगों ने, स्पेशली ब्राह्मण और क्षत्रियों ने शेड्यूल कास्ट के लोगों का शोषण किया। हम जब बात करते हैं कि बहुसंख्यक लोगों ने आपको अल्पसंख्यक लोगों का शोषण किया, लेकिन जब जेंडर बेस्ड शोषण की बात आती है तो उसमें हम चुप हो जाते हैं कि बोलते हैं कि भाई हम मेल हैं और फीमेल हैं, और जो आपको एलजीबीटी वाले समुदाय वाले हैं लोग, ये कुछ अलग कैटेगरी के हैं। इनका इशू क्या है, मुद्दा क्या है, और ये जल्दी 2 दिन पहले आपको न्यूज में रहा है कि आखिर एलजीबीटी समुदाय के लोगों को शादी का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। तो आइए चलिए समझते इस वीडियो में कि आखिर इनका मुद्दा या मेन इशू क्या है। क्योंकि जस्ट महज 2 दिन पहले आपको एक पीआईएल चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर गवर्नमेंट के तरफ से आपको एक बात रखी गई कि जो आपको एलजीबीटी समुदाय है, एलजीबीटी समुदाय कुछ भी नहीं है, ये आपको एक शहरी अभिजात्य है, मतलब ये एक शहरी विचारधारा है। यहां पे इन्होंने क्लियर बोला है कि शादी, जो आपको एलजीबीटी समुदाय के लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है, एक मिनट, एलजीबीटी समुदाय के लोग जो शादी करना चाहते हैं, ये आपको एक शहरी कॉन्सेप्ट बताया गया है। मतलब आजकल लोग शहर में मूव कर रहे हैं, मेल फीमेल है ना, तो शहर के लाइफ स्टाइल से, पब से, डिस्को से, डांस से, तो मेल फीमेल को छोड़कर, फीमेल मेल को छोड़कर वो अपने ही पार्टनर में सेक्स करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो इनका ये मानना है कि जनरली इस तरीके का कॉन्सेप्ट कुछ था नहीं, लोग इसको केवल एक शहरी विचारधारा के तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से आंकड़ा रखा गया। खैर, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। लेकिन प्रश्न आता है कि क्या एलजीबीटी समुदाय को शादी का अधिकार मिलेगा? क्योंकि आपको जो इन्होंने बोला है, सरकार ने बोला कि भाई ये एक आपको शहरी अभिजात वर्ग की अवधारणा है। इस पे बड़ा कटाक्ष आपको जवाब दिया है विवेक अग्निहोत्री ने, जिसने आपको कश्मीर फाइल जैसी हिस्टोरिकल मूवी बनाई। इन्होंने क्लियर बोला है कि समलैंगिक विवाह एक शहरी अभिजात वर्ग की अवधारणा नहीं हो सकती है, यह एक मानवीय आवश्यकता है। हो सकता है कि सरकारी अभिजात लोगों ने इसका मसौदा तैयार किया। आप समझ सकते हैं कि सरकार के कुछ लोगों ने तय कर दिया है कि यह शहरी कॉन्सेप्ट है एलजीबीटी का, लेकिन वो कभी शहर, गांव, मुंबई के स्थानीय इलाकों में गए नहीं है। इट मींस कि एलजीबीटी की समस्या सिर्फ शहरों तक नहीं है, गांव गांव तक है। ये सरकार और सरकारी सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। इसमें आप देखेंगे कि हंसल मेहता जो कि डायरेक्टर, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट आगे का रास्ता दिखाए और समलैंगिक विवाह की तरफ आपको क्या करे, एक्सेप्टेंस दे। उसी के सपोर्ट में आपको तहसीन पुणेवाला भी आते हैं, जो कि इन्होंने बोला है कि आपको जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत एलजीबीटी मैरिज का अधिकार होना चाहिए। इसी के सपोर्ट में आपको शेरानी जेटली भी उतरती हैं और ये भी उनके पक्ष में ही बातें करती हैं। तो आखिर जो एलजीबीटी का इशू क्या है, आपको यह समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता है कि एलजीबीटी का मतलब क्या होता है। इस क्रम में मैं आपको लेकर चलता हूं, एक मूवी आई थी आपको 2014 के आसपास, जिस पिक्चर का नाम था अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ में मनोज वाजपेयी कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, सतरंगी है, बस इसको बदसूरत कर दिया है धारा 377 ने। धारा 377 ने बदसूरत कर दिया है। तो यहां पर ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, आपको राजकुमार राव पूछते हैं कि वेदर यू आर गे और नॉट, तो ये बोलते हैं कि भाई मेरे केवल गे, अगर तुम गे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो इस 3 लेटर से मेरे फीलिंग को कैसे तुम डिस्क्राइब कर सकते हो? अगर मैं गे भी हूं तो कैसे तुम मेरे फीलिंग को सिर्फ मात्र 3 लेटर में डिस्क्राइब कर सकते हो? तो ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि आखिर एलजीबीटी कम्युनिटी है क्या। अगर इसके टोटल आप देखेंगे तो आपको LGBTIQA+ इस तरीके से इसका टोटल आपको है। तो इसमें L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G स्टैंड फॉर गे, B फॉर आपको बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर, I इंटरसेक्स, Q है आपको क्यूर के लिए, और A है असेक्सुअल के लिए। अगर इनका शोषण हुआ है तो उसके पीछे कई सारे आपको समाज में प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हम एलजीबीटी समुदाय में जो L है स्टैंड्स फॉर लेस्बियन। लेस्बियन जनरली उन्हें कहते हैं जब एक लड़की का अट्रैक्शन लड़की की तरफ ना होकर, एक लड़की का अट्रैक्शन लड़के की तरफ ना होकर लड़की की तरफ रहता है, और लड़की लड़की से प्यार करके और लड़की से ही शादी करना चाहती है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि 26 नवंबर 2022 को केरला में नूरा एंड अधीला ने क्या किया, आपस में विवाह किया, है ना, आपस में विवाह किया। उसके संग संग आप देखेंगे गे आपको दिखाई देगा। जब मेल पर्सन मेल को लाइक करे तो उसको गे कहते हैं, वो प्यार भी इनसे ही करना चाहता है, इसका अट्रैक्शन आपको फीमेल की तरफ नहीं होता है। बाइसेक्सुअल देखा जाए तो बाइसेक्सुअल में ऐसी पर्सनालिटी, ये मेल भी हो सकते हैं और ये आपको फीमेल भी हो सकते हैं। जब इनका अट्रैक्शन
आपको दोनों सेक्सुअलिटी की तरफ हो, मतलब मेल पर्सन है ये फीमेल को भी लाइक कर रहा है और आपको मेल को भी लाइक कर रहा है, और जो फीमेल है ये मेल के संग भी आपको इंटरकोर्स सहवास करने में संतुष्ट है और फीमेल के संग भी। तो इसमें आप देखेंगे लीली सिंह ये मॉडल है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आई एम अ बाइसेक्सुअल, आप देख सकते हैं। उसके संग संग आप देखेंगे ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर से आप लोग परिचित होंगे, किन्नर, ठीक है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किन्नर में भी दो कैटेगरी होती है, एक मेल की तरफ झुकाव होता है जिनके जननांग मेल की तरफ होते हैं, दूसरे हैं फीमेल की तरफ। इसमें आप केरला में देखेंगे कि आपको फर्स्ट टाइम जो केरला ट्रांसजेंडर कपल हुज गॉट प्रेगनेंसी, आप देखेंगे जिया पवाल, यहां पे जिया पवाल और जिहाद, यहां पे ये आपको प्रेग्नेंट भी हुए। इट मींस कि ये शादी नहीं कर सकते, शादी करने के संग संग जैसे घर गृहस्थी वाले लाइफ में मेल फीमेल जीते हैं वैसे भी एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। ये सिर्फ शादी का अधिकार मांग रहे हैं, और शादी का अधिकार क्यों आवश्यक है यही हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इंटरसेक्स की बात करें तो इंटरसेक्स में आपको क्या होता है कि सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि आपको किसी मेल या फीमेल के बॉडी में आपको क्या होता है, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 माता की तरफ से मिलता है, 23 आपको पिता की तरफ से मिलता है, ठीक है। और लड़कियों में आपको पाया जाता है आपको XX, जबकि लड़कों में पाया जाता है XY। तो आप देखेंगे जब आपको एक क्रोमोसोमल पैटर्न दिखाई देता है कि 46 XY बनता है, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ डाउटफुल जेनेटिकल ऑर्गन्स बनते हैं जहां पे मेल फीमेल दोनों जननांग एक ही बॉडी में आपको पाया जाता है। उसी के संग संग अगर क्यूर की बात करें तो अभी तक जो हमने LGBT की बात की वो सारे ही समुदाय, चाहे लेस्बियन हो, चाहे गे हो, चाहे इंटरसेक्सुअल हो, चाहे उसके बाद बाइसेक्सुअल हो, ये सारे के सारे कैटेगरी वाले क्योर में आ जाते हैं। मतलब ऐसा बंदा इसके अंदर सभी क्वालिटी है, उसको क्योर कहते हैं। उसी के संग संग जो अगला आपको टर्मिनोलॉजी दिखाई देता है असेक्सुअल। तो आपने मर्डर 2 पिक्चर देखी होगी। मर्डर 2 मतलब ऐसा बंदा जिसके अंदर सेक्स की फीलिंग ही नहीं आती, जिसे सामान्यतः आप लोग नपुंसक कहते हैं। जब आप ऐसा बंदा जिसके अंदर सेक्स की फीलिंग नहीं आती है, आप उसे बार बार टॉर्चर करते हैं नपुंसक के तौर पे, तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आपको अपराधी बनते हुए दिखाई देता है और वो आपको छोटी बच्चियों को मारता है। जैसा कि मर्डर 2 पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि असेक्सुअल पर्सन को भी हम क्या करते हैं, शोषित करते हैं बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। प्लस ये आता है कि जब आपको ये पिक्चर चल रही थी आपको अलीगढ़, वहां पे मनोज वाजपेयी बोलते हैं यार 377 ने LGBT समुदाय की जिंदगी को नर्क कर दिया है। तो क्या है 377? अगर देखेंगे तो पहली बात 377 जिस कानून का पार्ट है IPC, इंडियन पेनल कोड 1860 का पार्ट है। इस कानून को आप पढ़ना चाहेंगे तो उसमें बोल रखा है कि जो कोई भी ठीक है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे LGBT समुदाय का है, यदि पुरुष के संग, स्त्री के संग या जीव जंतु के संग, ठीक है, अप्राकृतिक रूप से क्या करता है, संभोग करता है। अप्राकृतिक रूप से मतलब संभोग करने का मतलब क्या है, मेल फीमेल के संग ना करके मेल मेल के संग करता है, फीमेल मेल के संग ना करके फीमेल फीमेल के संग करती है, ठीक है, ट्रांसजेंडर आपस में करते हैं, या कोई व्यक्ति जानवर के संग सेक्स करता है तो आपको अननेचुरल ऑफेंसेस है। इसके अंतर्गत यह भी बोला गया है कि जैसे ओरल सेक्स, एनल सेक्स, ये सब के सब आपको अननेचुरल ऑफेंसेस में आते हैं। और इसमें सजा आप देखेंगे तो सजा आपको आजीवन कारावास है या आपको 10 वर्ष की सजा प्लस आर्थिक दंड भी है। इसमें दूसरी बात जमानत आपको नहीं मिलती, ठीक है, और संज्ञेय अपराध है ये, मतलब आप ये खतरनाक श्रेणी में आता है। उसके संग इसकी सुनवाई सिर्फ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही करेगा। तो प्रश्न ये आता है कि आखिर सेक्सुअल एक्टिविटी पे इतना कठोर कानून क्यों बनाया गया, ठीक है, क्या इसकी मान्यता हमारा धर्म देता है, क्या इसकी मान्यता आपको समाज देता है? तो इसको देखेंगे, इसके समझने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं हिस्ट्री की तो मैं सबसे पहले हिंदू आपके हिस्ट्री की बात करना चाहूंगा। आपको महाभारत में एक कैरेक्टर दिखाई देता है, आपको शिखंडी, ठीक है, ये जो शिखंडी आपको दिखाई देता है, इसके कैरेक्टर में आप देखेंगे कि ये आपको एज अ क्या होता है, फीमेल के तौर पे पैदा होता है, जो बाद में अपना क्या करता है, सेक्स चेंज करवा के मेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक महिला से ये शादी करता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि LGBT के समुदाय के लोग पहले नहीं थे, पहले भी थे, और इसको बाकायदे फिल्माया गया है आपको महाभारत में, ठीक है, इस शिखंडी के कैरेक्टर को। उसी के संग संग आप देखेंगे बहुचरा माता के मंदिर, बहुचरा माता का मंदिर, इस इनकी 2 इपिक, दो जो आपको महाकाव्य हैं बहुत फेमस है। एक तो आपको दिखा देगा नारद मुनि, आपने पढ़ा भी होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, नारद मुनि। उसके संग आप देखेंगे सुश्रुत संहिता, ठीक है, आपको सुश्रुत संहिता भी दिखेगा, ठीक है, सुश्रुत संहिता। ये 2 आपको
बनाने में कंट्रीब्यूशन आपको बहुचरा माता मंदिर का दिखाई देगा। इसमें जो कैरेक्टर है बहुचरा, बहुचरा को आपको किन्नर समुदाय के लोग पूछते हैं। यह मंदिर आपको गुजरात में पाया जाता है। तो बहुचरा माता का मंदिर, इनको अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है, अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे मेल फीमेल दोनों का एक हिस्टोरिकल आपको एविडेंसेस है और दोनों को एक साथ पूज रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं इंटरसेक्स, मतलब एक ही बॉडी में दो पार्ट्स आ गए, आपको योनि भी है और लिंग भी है, तो वो उसकी पूजा कर रहे हैं अर्ध नारेश्वर के तौर पे। और सबसे बड़ा इसका आपको सबूत यह भी मिलता है हिंदू मैथोलॉजी में, जैसा कि आप देखेंगे भोले शंकर का, भोले शंकर का एक स्वरूप है, एक अवतार है अर्धनारेश्वर। आप हिंदू जो धर्म है उसमें आप देख सकते हैं कि इनका एक स्वरूप है अर्धनारेश्वर, जहां पे ये भी एक्सेप्टेंस है कि अगर मेरा ये भी स्वरूप है तो तुमको ये भी स्वीकारना पड़ेगा और समाज को मान्यता देना पड़ेगा कि जैसे एक मेल और फीमेल को सेक्स करने का अधिकार है, सेक्सुअल फीलिंग को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, उसी तरीके से किन्नर समुदाय या एलजीबीटी समुदाय के लोगों का भी है। ये आपको खुद आपको अपना ही धर्म बताता है। उसी के संग संग क्या ये आपको इस्लाम में भी बैन था क्या? आंसर इज नो। आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाकर देखेंगे तो आपको अलाउद्दीन खिलजी दिखाई देगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि पद्मावत पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक टाइप का आपको गे रहता है। उसी के संग संग आपको इंडिया में बाबर आता है, बहुत से इतिहासकारों के द्वारा बाबर भी आपको गे रहता है। और आप मोहम्मद शाह रंगीला का नाम पाएंगे हिस्ट्री के पन्नों पे, आपको इसको भी बहुत से इतिहासकारों ने गे बोला है। तो प्रश्न आता है कि ना तो ये इस्लाम में आपको बहुत ज्यादा बैन दिखाई देता है, ना ही आपको हिंदू रिलीजन में दिखाई देता है। हाँ, मनुस्मृति आई है, मनुस्मृति में थोड़ा सा इनको लेकर कठोर प्रावधान थे कि यदि मेल मेल के संग आपको संभोग करता है, फीमेल फीमेल के संग संभोग करती है, उसके लिए आपको कठोर प्रोविजन है। प्रश्न ये आता है कि ये जो कानून है आपको आईपीसी, ये 1860 का कानून है ना, 1860 का कानून है। और इसके द्वारा, ये किसके द्वारा लाया गया? अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजी जो क्रिश्चियनिटी रही है, क्रिश्चियनिटी वाले धर्म में आपको ये एलजीबीटी समुदाय का जो रिलेशनशिप है इसको क्या माना गया है? गैर धार्मिक माना गया है। इसी वजह से अंग्रेजों ने ये कानून लाया। इसका मतलब क्रिश्चियनिटी में ये आपको कहीं ना कहीं वो था, इस वजह से स्टार्ट किया गया। बट ऐसा क्या क्रिश्चियनिटी के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? क्या किया भाई? अगर विश्व में आप देखेंगे पहली जो आपको लेस्बियन मैरिज तो आपको दिखाई देगा कि आपको ट्रिनिटी चर्च में 1834 में हुआ, नाम भी यहां पे दे रखा है। तो मतलब जो क्रिश्चियन धर्म के समुदाय के लोगों ने ये कानून लेकर आए, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो यदि आप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखेंगे तो कहीं पर कुछ भी रोक टोक नहीं है। तो फिर क्यों 377 उन लोगों पे लगता है जो अपने सेक्सुअल फीलिंग को दिखाना चाहते हैं सेम जेंडर की तरफ? क्या सेक्सुअल फीलिंग सेम जेंडर की तरफ दिखाना या जो एलजीबीटी समुदाय मैंने अलग अलग कैटेगरी बताया इसकी तरफ दिखाना एक अपराध है? आंसर इज नो। ये क्योंकि आपको ये कोई बीमारी नहीं है। अगर इनके ऐतिहासिक डेवलपमेंट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले 1977 में इनकी फीलिंग को लेकर आपको शकुंतला देवी ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जिन्होंने इसमें समस्याओं को बताया था कि ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर की फीलिंग को ना समझा जाए तो उसको कैसा महसूस होता है। सपोज दैट मैं मेल हूं और मैं मेल हूं तो मैं फीमेल की तरफ ही आपको एक्सेप्टेड होऊंगा ना, मतलब आकर्षित होऊंगा, लेकिन वो फीमेल ही मुझे क्या करे? रिजेक्ट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आपको रिजेक्ट कर दे, कितना बुरा लगेगा? या फीमेल को रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा? तो इस डेवलपमेंट में ये किताब आपको बहुत धमाका मचाती है, जहां पे आपको एलजीबीटी के समुदाय के लोगों का क्या बताया जाता है, उनकी फीलिंग्स को बताया जाता है। उसी के संग संग आप देखेंगे कि जब आपको एलजीबीटी समुदाय में सबसे पहले अपने अधिकारों का मांग या अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग उठाने के लिए किन्नर समुदाय आपको निकलता है और 1981 में अखिल भारतीय हिजड़ा सम्मेलन आपको होता है आगरा में होता है। और इन्हीं के प्रयासों से जब बड़े लेवल पे होता है तो कहीं ना कहीं सरकार भी जागती है, सुप्रीम कोर्ट भी जागती है कि अब समय आ गया है इनको मुख्य धारा में लाने का। और इन्हीं के प्रयासों से आपको 1994 में इनको मतदान का अधिकार सबसे पहले मिलता है। आप सोचिए कि सेक्स के बेसिस पे इनके संग कितना भेदभाव हो रहा है, लेकिन इन किन्नर को केवल मिलता है। और मैंने एलजीबीटी में सिर्फ टी डिफाइन किया है, टी मतलब ट्रांसजेंडर। बाकी जो और बच गए हैं लेस्बियन, गे, इंटर्स जो सेक्सुअल हैं, इन सबको कोई राइट नहीं मिले। सिर्फ अभी आपको देखेंगे डेवलपमेंट में किसको मिला? किन्नरों को मिला 1994 में, वो भी मतदान करने का अधिकार। क्या 377
आपको हटा क्या नहीं, क्योंकि ये अगर आपको किन्नर किन्नर के संग सेक्स करता है तो आपको इनको जेल में डाल दिया जाएगा। बड़ी अजीब सी दुविधा वाली बात है भाई, है ना। उसके बाद ये डेवलपमेंट में देखेंगे, चूंकि इन्होंने डिमांड किया था, आपको जो हिजड़ा सम्मेलन लगा था आगरा में, उसमें इन्होंने डिमांड किया था कि 377 को हटा दिया जाए। लेकिन उसी समय आपको पता है कि भारत में एक बीमारी फैल रही थी, इसका नाम है HIV एड्स। तो एड्स भेदभाव आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो इनके प्रयासों के द्वारा ये आपको क्या किया गया, याचिका को ही रद्द कर दिया गया कि मतलब 377 बना रहे, क्योंकि ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं बर्बाद करता है, ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करता है। फिर इसी के डेवलपमेंट पे आपको अगला केस आएगा जहां पे इनके अधिकारों का मांग आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट केस नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली एनसीटी, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, 2009 का ये केस है। इसमें आपको फर्स्ट टाइम बोला गया कि जो 377 है आईपीसी की धारा, ये आपको असंवैधानिक है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। तब जाके कहीं ना कहीं किन्नर समुदाय को आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कि हम आगे का रास्ता देख सकते हैं, कहीं ना कहीं 377 आपको रद्द किया जा सकता है। लेकिन समस्या तब पैदा हो गई जब सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन 2013 का केस आया। इस केस में दो डायमेंशन में आपको बात किया गया, पहली बात प्राइवेसी, दूसरी बात क्राइम। तो क्राइम में यह बोला गया कि जो 377 है आपको ये बना रहेगा, ये बना रहेगा, मतलब आपको यदि एलजीबीटी समुदाय, आपको एलजीबीटी समुदाय के लोगों में ही पार्टनर ढूंढते हैं तो वो एक आपराधिक मामला होगा 377 के अंतर्गत, ठीक है, ये चीज है। दूसरी बात, इनको प्राइवेसी से भी बाहर रखा गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि एक बंद कमरे के अंदर, ठीक है, मेल फीमेल के बीच या अलग अलग जेंडरों के बीच क्या हो रहा है, इससे हमको कोई भी लेना लादना नहीं है। लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको प्राइवेसी से बाहर रखा गया, मतलब ये बंद कमरे में भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध है। आप सोच सकते हैं किस हद तक इनको प्रताड़ित किया गया है, ठीक है। और 377 आपको बरकरार रहा। तो कहीं ना कहीं नाज फाउंडेशन वाले केस को इन्होंने पलट दिया, ना तो ये निजता के सिद्धांत में आते हैं, ठीक है, और ये अपराध आपको बना ही हुआ है। उसी के संग संग आगे देखेंगे, आपको इनको थोड़ा सा राहत मिला राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि 2013 का केस था। इसमें टोटल के टोटल, जैसे अभी तक 1994 में एलजीबीटी समुदाय को केवल मतदान करने का अधिकार मिला, लेकिन इनको थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया पूरे के पूरे एलजीबीटी समुदाय को, ठीक है, ये चीज है। उसके संग संग इनको जो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 15 का क्लास 2 और 16 का क्लास 4, जो कि आपको शिक्षा और रोजगार की बात करता है, तो शिक्षा और रोजगार में एलजीबीटी समुदाय को लोगों को डाला जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमको रोजगार चाहिए वैसे इनको भी रोजगार चाहिए। ये भी तो देश के हिस्से हैं, इनका भी तो देश में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो शिक्षा और रोजगार को लेकर आपको इस केस में बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन मिला। लेकिन प्रश्न आता है, ना तो अभी प्राइवेसी पे कुछ सोचा गया और ना ही आपको सेक्शन 377 पे, अभी भी अपराध आपको बना रहा। अब अगला केस आता है KS पुट्टास्वामी का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि आपको 2017 का केस रहता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको एलजीबीटी समुदाय के जो कैटेगरी के लोग हैं इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए प्राइवेसी के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल 21 का भाग है। मतलब बंद कमरे के बीच एलजीबीटी समुदाय क्या करते हैं, ये इससे सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कानून व्यवस्था को कोई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात तो हो गई आपको एक बंद कमरे के अंतर्गत, लेकिन बंद कमरे के अंतर्गत कोई पाया जाएगा तब भी तो वो अपराध होगा, क्योंकि 377 तो अभी गायब नहीं हुआ है ना, 377 अभी गायब नहीं हुआ है। तो इसको हटाने के लिए आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 में, जहां पे 6 सितंबर 2018 को इसको क्राइम से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अब एलजीबीटी समुदाय के लोग खुद में आपस में पार्टनर ढूंढेंगे तो ये आपको अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन क्या केवल सेक्सुअल एक्टिविटी से एलजीबीटी समुदाय आपको संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं भाई, मैं बोलूं कि अभी आप अपने समाज से जो शादी का इंस्टीट्यूशन है इसको हटा दीजिए, तो क्या सभी मेल फीमेल केवल सेक्स करके या संभोग करके एक दूसरे के संग संतुष्ट हो पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि शादी सिर्फ आपको इंटरकोर्स के लिए नहीं किया जाता है, उसके बहुत सारे भी एक एस्पेक्ट होते हैं। हमें सोसाइटी को सभ्य बनाना रहता है और शादी से महिलाओं को कहीं ना कहीं एक सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है, उनको सुरक्षा मिलती है। इसी वजह से आपका शादी का इंस्टीट्यूशन आपको बनाया गया। लेकिन अगर ये डिमांड कर रहे हैं एलजीबीटी समुदाय के लोग कि हमको एक सामाजिक एक्सेप्टेंस मिले, स्वीकार्यता मिले, जहां पर हम शादी कर सके और हमारी शादी को वैध माना जाए, तो ये क्या गुनाह कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये
अपने ये भी तो अपने सेक्सुअल आपको एक्सप्रेशन को दिखाना चाहते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका फंडामेंटल एक्सप्रेशन है। क्योंकि जब यही चीज आपको कोई मेल दिखाता है आपको सेक्सुअल एक्सप्रेशन को, तो वो अपराध नहीं है, फीमेल दिखाती है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन जैसे ये बेचारे दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं एक लड़का हूं लेकिन लड़के से प्यार हो गया बिकॉज आई एम अ गे, और ये बीमारी नहीं है, ये मेरा कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम आगे पीछे हो गया उसकी वजह से ये समस्या मेरे अंदर उत्पन्न हुई है और ये बीमारी नहीं है। लेकिन ये हमारा समाज नहीं समझ पाता है, तो उसी वजह से मैंने सोच समझ के इसमें जो थंबनेल है वही डाला है कि आपको जो मेल है और फीमेल है इनका देखिए फ्रीडम का लेवल, अगर आर्टिकल 19 के अंतर्गत इनके फ्रीडम का एक्सप्रेशन देखेंगे तो बहुत आपको तह तक है, इस पे कोई भी आपको केस फाइल होता दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब बात आएगी, और ये शादी भी कर सकते हैं, लेकिन एलजीबीटी वाले जब डिमांड करेंगे तो इनको कोई शादी का सीन नहीं दिखाएगा। जैसे जल्दी आपको घटना घटी थी, ये उर्फी जावेद आपको दिखाई देगा, हमेशा आपको बिकनी को लेकर यह आपको हाईलाइटेड रहती हैं, आपको बिकनी गर्ल दिखाई देगी मेट्रो ट्रेन में। अगर यही आपको फीमेल आपको एक्सप्रेशन दिखाई देगी, जो फिजिकल एक्सप्रेशन करेगी आपको इन गोवा बिकनी के फॉर्म में, तो यह भी आपको मान्यता है। वहीं पर अगर आपको कोई बंदा किस कर रहा है ट्रेन में, ठीक है, या मेट्रो ट्रेन में, तो आपको यह भी एक्सेप्टेंस मिलता है कि नहीं ठीक है यार, फ्रीडम है। तो आर्टिकल 19 का देखिए मेल फीमेल किस हद तक एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आपको यह बॉलीवुड की पिक्चरों में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, सबको पता है बायोलॉजी के बारे में, जो पढ़ चुके हैं, कि आप कहीं ना कहीं सेक्सुअल फीलिंग को रोक नहीं सकते। तो जब आपने मेल के लिए अलाउड किया, फीमेल के लिए अलाउड किया है, ठीक है, 377 हटाया, आप इनको शादी का मौका दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप इनको एक सामाजिक एक्सेप्टेंस देंगे तो उसका फायदा जबरदस्त ये होता है कि पहली बात ये सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं इनका सोशल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारा समाज इनको आपको एक्सेप्ट कर पाएगा। जब सामाजिक एक्सेप्टेंस होगी तो कहीं ना कहीं इनके रोजगार की व्यवस्था होगी। ट्रेन में आपको किन्नर ताली बजाते हुए परेशान करते हुए नहीं मिलेंगे, वो भी पढ़ लिख कर जज बन सकते हैं, ठीक है। इनको पॉलिटिकल सिस्टम में उतर सकते हैं, देश के डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। उसी के संग संग देशभक्ति सिर्फ मर्द और औरत नहीं करते हैं, एक किन्नर या एलजीबीटी समुदाय के लोग भी देशभक्ति कर सकते हैं। और जब हम एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं, भारत देश को एक ऐसा देश बनाते हैं जहां पे एलजीबीटी समुदाय के लोगों के लिए भी सुरक्षा है, तो हमारी संस्कृति क्या होती है, बहुत ही गौरवशाली संस्कृति होती है, ठीक है, गौरवशाली संस्कृति होती है। यहां पर आप देखेंगे जो जज की कुर्सी पर फर्स्ट किन्नर जज आपको बैठी हैं, जो येता मोंडल, ठीक है, ये आपको इंडिया की पहली जज है। तो यदि हम मौका दिया जाए, अगर किन्नरों को मौका दिया जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, एलजीबीटी समुदाय के लोगों को मौका दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। केवल हमारा नजरिया गलत है। अगर 3 छोटे बच्चे हैं जिसमें से आपको एक मेल है एक फीमेल है, थर्ड वाला आपको थर्ड जेंडर का है, तो उसकी क्या गलती उस जेंडर में आपको पैदा हो गया है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात को सोच के देखिए कि जब राइट टू प्राइवेसी की बात आती है तो हमको अगर इन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये सोच के रुक जाता है कि अगर हमने इसकी शादी की सामाजिक मान्यता को वैध कर दिया तो आपको समाज में दिक्कत ना हो, अश्लीलता ना फैले। लेकिन आप देखेंगे कि मेल फीमेल आपको बहुत ज्यादा अश्लीलता फैलाते हैं। ऐसी बात नहीं, बॉलीवुड की पिक्चरों से लेकर आपको मेट्रो ट्रेन तक दिखाई देगा। भोजपुरी सिंगरों ने तो धजिया उड़ा दी है, ऐसे ऐसे गाने गाएंगे कि केस तो इन पे फाइल करना चाहिए, देवरा दौड़ी ढोड़ी चटना बा, इस तरीके के गाने गाए जाएंगे, है ना। फिर उसी तरीके से बहुत सारे अभद्र आपको गाने गाए जाते हैं भोजपुरी फिल्मों में। तो मेरा मानना है कि इन सब पे लगाम लगाना चाहिए। गोविंदा की पिक्चर भी आई थी, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, उसके बदले में यूपी बिहार दे दे। तो ये क्या है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन ही तो आप फील करवा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने भी गाया था चुम्मा चुम्मा चुम्मा, जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा। तो जब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो मैरिज कर रहे हैं, तो इनको हम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये फीलिंग्स है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन फीलिंग्स है, जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत इनका फंडामेंटल राइट्स है, और 14 का अधिकार और 19 के अधिकार के अंतर्गत ये आपको इनकी लाइफ भी है। प्लस लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि पंडित श्री राम शर्मा का एक कोटेशन है कि दूसरे के संग वो व्यवहार मत करिए जो आपको खुद के संग पसंद नहीं है। अगर यही चीज आपके संग किया जाता तो आपको कैसा लगता? मान के चलिए आप इमेजिनेशन करिए एक ऐसे वर्ल्ड की जहां पे एलजीबीटी समुदाय के लोग ज्यादा हैं और आपको मेल फीमेल कम है, और मेल फीमेल को सिर्फ इसलिए मारा जाता कि तुम्हारी मेल की फीलिंग फीमेल की तरफ जा रही है और फीमेल की फीलिंग मेल की तरफ जा रही है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि आप किसी के संग ऐसा व्यवहार मत करिए जो आपको खुद के संग पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इशू बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।